गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, माई सेल्फ कमलेश दीक्षित। हमारा सब्जेक्ट है प्रोग्रामिंग फॉर प्रॉब्लम सॉल्विंग, बीटेक फर्स्ट ईयर, और आज है हमारा वीडियो लेक्चर नंबर 17। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ऑपरेटर्स इन सी लैंग्वेज, क्योंकि ऑपरेटर्स जो हैं वो काफ़ी हैं इसके अंदर, तो हम इसको 2-3 वीडियोज़ के अंदर हम करेंगे और आज हमारा उसका पार्ट 1 है। तो हम देखते हैं सबसे पहले कि ऑपरेटर्स होते क्या हैं। ऑपरेटर आर सिम्बल्स विच टेक one or more operands or expressions and perform arithmetic और logical computations। अब यहाँ पे दो शब्द हैं, एक है ऑपरेटर और दूसरा है ऑपरेंड। ऑपरेटर क्या होता है और ऑपरेंड क्या होता है वो हम देखेंगे अभी। उससे पहले दूसरी लाइन और लिखी है, ऑपरेंड्स आर वेरिएबल्स और एक्सप्रेशंस विच आर यूज इन कंजक्शन विद ऑपरेटर्स टू एवेलुएट द एक्सप्रेशन। तो ऑपरेंड्स या फिर वेरिएबल्स जो है वो क्या होते हैं, या फिर एक्सप्रेशंस क्या होते हैं, जो ऑपरेटर्स के जिनके ऊपर ऑपरेटर चलता है, यानी कि जिनके ऊपर ऑपरेटर के थ्रू हम ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, वो क्या कहलाते हैं, ऑपरेंड्स कहलाते हैं। अब कॉम्बिनेशन ऑफ ऑपरेंड्स एंड ऑपरेटर्स फॉर्म एन एक्सप्रेशन। अब आप एक्सप्रेशंस के बारे में, जैसे आपने मैथ पढ़ी है, मैथ के अंदर हम जो अपने जो बाइनोमियल थ्योरम होती है या फिर जो भी एक्सप्रेशंस होते हैं हमने देखे हैं। एक्सप्रेशन मतलब जैसे कोई समीकरण होता है, तो समीकरण को हम देखते हैं x = x+1। तो x+1 कैसे बना, क्योंकि उसके बीच में प्लस क्या है, ऑपरेटर है, इधर इक्वल टू का एक ऑपरेटर है। ये सब ऑपरेटर्स कहलाते हैं। तो इन ऑपरेटर्स से मिलके क्या बनता है, एक्सप्रेशन बनता है। तो ये तो ऑपरेटर्स हैं, और इनके जो साइड में होते हैं, यानी कि जैसे यहाँ पे x है या 1 है, वो ऑपरेंड्स होते हैं। इसको हम एक एग्जांपल से समझते हैं कि यहाँ पे ये हमारे सामने एक एक्सप्रेशन है, यहाँ पे एक 2 है, y है और 5 है। ये क्या है, या तो कांस्टेंट है या वेरिएबल्स हैं, वैल्यूज़ हैं। तो ये तो क्या कहलाते हैं, ऑपरेंड्स कहलाते हैं। और इनके बीच में जो ऑपरेशन परफॉर्म किया जाता है कि कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म होगा, ये क्या कहलाते हैं, ऑपरेटर कहलाते हैं। जैसे यहाँ पे दो ऑपरेटर, एक मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर है और एक एडिशन ऑपरेटर है। तो ये दोनों तो क्या कहलाते हैं, ऑपरेटर्स कहलाते हैं, और ये तीनों क्या कहलाते हैं, ऑपरेंड्स कहलाते हैं। यानी कि ऑपरेटर क्या होता है कि कंपाइलर को ये बताया कि क्या ऑपरेशन परफॉर्म होना है, अगर जो ये बताता है वो तो ऑपरेटर कहलाता है, और जिनके ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म होना है वो ऑपरेंड्स कहलाते हैं। ठीक है। अब इन ऑपरेंड्स के ऊपर डिपेंड करता है कि जो हमारा ऑपरेटर होगा उसका टाइप क्या होगा। यानी कि ऑपरेटर बाइनरी होगा, अगर जो ऑपरेंड की संख्या है जो 2 होती हैं, 1 और 2, तो बाइनरी ऑपरेटर कहलाता है, क्योंकि जैसे प्लस है, अब 2 संख्याएँ इसको चाहिए प्लस करने के लिए, तो बाइनरी ऑपरेटर है। एक टर्नरी ऑपरेटर होता है, जब हमको 2 से ज़्यादा एक्सप्रेशंस उनको चाहिए होते हैं कंप्लीट करने के लिए। एक होता है यूनरी ऑपरेटर, जिसमें हमको सिर्फ एक ही संख्या चाहिए होती है ऑपरेंड्स को करने के लिए। तो हम देखेंगे कौन से बाइनरी होते हैं, कौन से यूनरी होता है और कौन सा टर्नरी ऑपरेटर होता है। यहाँ पे है कि सी के अंदर कौन कौन से ऑपरेटर्स होते हैं। सी के अंदर 8 तरीके के ऑपरेटर्स होते हैं। कौन कौन से होते हैं, 8 तरीके के। मैंने इन तीनों को थोड़ा अलग अलग ऐसे लिखा है। पहले है अरिथमेटिक ऑपरेटर, फिर है रिलेशनल ऑपरेटर, फिर है असाइनमेंट ऑपरेटर, उसके बाद है कंडीशनल ऑपरेटर, ये है लॉजिकल, फिर बिटवाइज, फिर इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट, और फिर स्पेशल ऑपरेटर। इनमें से जो अरिथमेटिक ये जो ऑपरेटर है ये बाइनरी होता है, रिलेशनल ऑपरेटर बाइनरी होता है, असाइनमेंट ऑपरेटर बाइनरी होता है, कंडीशनल ऑपरेटर टर्नरी होता है, लॉजिकल बाइनरी होता है, बिटवाइज भी बाइनरी होता है, और इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट जो ऑपरेटर होता है वो यूनरी ऑपरेटर होता है। इसमें जो ऑपरेटर होता है जनरली जो ऑपरेंड की जो संख्या होती है वो एक ही होती है, इसलिए ये यूनरी ऑपरेटर कहलाता है। तो इस तरीके से इनका हम डिवाइडेशन करते हैं। आज का जो हमारा वीडियो है उसके अंदर हम 3 ऑपरेटर्स को देखेंगे। पहला हम देखेंगे अरिथमेटिक ऑपरेटर्स को, फिर उसके हम देखेंगे कंडीशनल ऑपरेटर्स को, और तीसरा हम देखेंगे इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स। बाकी की जो ऑपरेटर्स हैं, रिलेशनल है, असाइनमेंट है, लॉजिकल है, बिटवाइज है, इनको हम धीरे धीरे अगले वीडियोज़ के अंदर देखेंगे। तो हम बात करते हैं सबसे पहले अरिथमेटिक ऑपरेटर की। अरिथमेटिक ऑपरेटर क्या होता है, जैसे कि पहले भी हम कई बार इन चीज़ों को देख चुके हैं कि अरिथमेटिक ऑपरेशंस होते हैं कौन कौन से। अरिथमेटिक ऑपरेशंस बेसिकली 4 होते हैं, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न। ये बेसिकली 4 होते हैं, लेकिन यहाँ पे 5वां एक ऑपरेटर और होता है, वो होता है मॉडुलस। मॉडुलस का मतलब बोलते हैं इसको मॉडुलस है, लेकिन इसका वर्क क्या होता है कि ये रिमाइंडर करता है। रिमाइंडर यानी जो शेषफल होता है, हम भाग नहीं देते हैं किसी संख्या में, जब हम भाग देते हैं तो जो शेषफल जो बचता है उसको मॉडुलस से हम दिखाते हैं कि शेषफल क्या बचा।
तो क्योंकि डिवीज़न के लिए तो हमारे पास ऑपरेटर है, जो डिवीज़न कितनी बार भाग गया वो तो आ जाएगा, लेकिन शेषफल हम कैसे निकालेंगे, कितना बचा, अगर हमें वो फाइंड करना है तो हमको ये परसेंटेज वाला साइन हम लगाते हैं, तो ये मॉडुलस करके निकाल के हमको देता है सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर। तो ये 5 तरीके के अर्थमेटिक ऑपरेटर्स होते हैं। अब अर्थमेटिक ऑपरेटर्स जो होते हैं क्या होते हैं, दीज आर द बाइनरी ऑपरेटर्स एज दे टेक 2 ऑपरेंड्स। जैसा कि मैंने पहले बोला कि ए प्लस बी अगर मैं करूँगा तो 2 ऑपरेंड की मुझे ज़रूरत पड़ी ए और बी की, और एक ही ऑपरेटर रहा, तो 2 ऑपरेंड की जब ज़रूरत पड़ती है तो किस तरीके का ऑपरेटर होता है, बाइनरी ऑपरेटर होता है। 2 ऑपरेंड्स मस्ट बी न्यूमेरिक वैल्यू, यानी कि ऑपरेंड जो होते हैं क्या होते हैं, न्यूमेरिक वैल्यू होने चाहिए। न्यूमेरिक वैल्यू जैसे 1 2 3 4 5 इस तरीके के नंबर होने चाहिए, 1.2 1.3। व्हेन बोथ ऑपरेंड्स आर इंटीजर देन द रिजल्ट इज़ इंटीजर। अगर दोनों ऑपरेंड्स जो हैं वो इंटीजर वैल्यू है तो ऑब्वियस सी बात है उसका रिजल्ट जो इंटीजर आएगा, यानी कि 4 को अगर मैं 2 से डिवाइड करूँगा तो रिजल्ट मेरा क्या आएगा, 2 आएगा। अगर मैं 5 को भी 2 से डिवाइड करूँगा तो रिजल्ट मेरा क्या आएगा, 2 ही आएगा, क्योंकि दोनों इंटीजर वैल्यू और इंटीजर वैल्यू में जो आउटपुट होता है उसमें पॉइंट्स नहीं लेते हैं, डेसिमल के बाद की संख्याओं को नहीं लेता है। बट व्हेन वन ऑफ देम इज़ फ्लोटिंग पॉइंट एंड अदर इज इंटीजर देन रिजल्ट इज फ्लोटिंग पॉइंट। अगर इनमें से कोई सा एक भी अगर फ्लोट नंबर हुआ, यानी कि डेसिमल नंबर हुआ, पॉइंट के बाद वाली संख्या उसके अंदर हुई, तो उसका जो आउटपुट है वो फ्लोटिंग पॉइंट ही आएगा। लेकिन जो 5वां ऑपरेटर है इसके अंदर, जो मॉडुलस ऑपरेटर है, वो केवल और केवल इंटीजर नंबर पे चलता है, यानी कि उसके अंदर हम फ्लोटिंग पॉइंट्स नंबर को नहीं ले सकते हैं। ये फ्लोटिंग पॉइंट नंबर के ऊपर वर्क नहीं करता है, ये केवल किस पे वर्क करता है, ये केवल और केवल इंटीजर नंबर्स पे वर्क करता है। तो एक्सेप्ट मॉडुलस ऑपरेटर all the arithmetic operators can be used with any type of numeric operands, either operands are integer or floating point, while modulus operator can only be used with integer data types only। तो ये एक केवल इंटीजर डेटा टाइप के ऊपर ही काम में लिया जा सकता है। एक एग्जांपल हम देख लेते हैं। दोनों हेडर फाइल्स हमने इंक्लूड कर ली, उसका मेन फंक्शन हमारा है, हमने ये कुछ वेरिएबल्स डिक्लेयर किए हैं, फ्लोट टाइप के डिक्लेयर किए हैं। ए को मैंने शुरू में 4 वैल्यू दे दी, बी को मैंने 2 से असाइन किया है, सम, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, 4 मैंने ये वेरिएबल्स डिक्लेयर कर लिए। तो सम में मैंने क्या लिखा, ए प्लस बी, सब्ट्रैक्शन में ए माइनस बी, मल्टीप्लिकेशन में ए मल्टीप्लिकेशन बी, और डिवीजन में ए अपॉन बी मैंने लिखा। अब मैं इनको प्रिंट करवाना चाहता हूँ प्रिंटअप फंक्शन से। मैं जो इनपुट आउटपुट है वो मैं आपको पिछली क्लास के अंदर बता चुका हूँ कि किस तरीके से हम इनपुट आउटपुट लेते हैं। तो ये आउटपुट है कि आउटपुट हम कैसे दिखाएंगे और कौन से फॉर्मेट स्पेसिफायर, इनको क्या कहते हैं, ये जो परसेंटेज एफ लग रहा है इनको क्या बोलते हैं, फॉर्मेट स्पेसिफायर। क्योंकि ये वैल्यू कौन सी है, फ्लोट वैल्यूज़ हैं, तो ये फॉर्मेट स्पेसिफायर अपन कौन सा काम में लेंगे, परसेंटेज एफ काम में लेंगे। तो इनको एक एक करके बी इक्वल टू परसेंटेज एफ स्लैश एन, फिर सब्ट्रैक्शन के लिए तो ऐसे एक साथ सम, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन को हम प्रिंट करा लेंगे। गेट सी एच क्या होता है, कैरेक्टर का वेट करता है। हम इसको इसलिए यूज में लेते हैं ताकि स्क्रीन एक कैरेक्टर का वेट करने के लिए रुक सके। अगर इसको हम नहीं लगाएंगे तो आउटपुट आएगा लेकिन वो स्क्रीन वेट नहीं करती और चली जाती है, तो उसको रोक के रखने के लिए हम इसको काम में लेते हैं। तो इसका आउटपुट कुछ इस तरीके से आएगा, समेशन ऑफ ए एंड बी 6.000, 2.00, 8.0। आप बोलेंगे सर कि इनके पीछे ये 6 बार 0 क्या आ रहा है। अगर जो फॉर्मेट स्पेसिफायर होता है, अगर परसेंटेज एफ हम काम में लेते हैं और फ्लोटिंग पॉइंट्स नंबर को हम काम में लेते हैं, तो पॉइंट के बाद 6 डेसिमल तक की संख्याओं को ये दिखाता है। पॉइंट के बाद 6 डेसिमल तक की संख्याओं को ये हमको विजिबल करता है, दिखाता है। अगर जो फॉर्मेट इसमें 0.2 या 0.3 इस तरीके से हम उसके आगे लगा देंगे तो वो पॉइंट के बाद की 2 या 3 संख्याओं को हमको दिखाएगा। उसके लिए हमको फॉर्मेट स्पेस, यानी कि मेरे को कैसे लिखना पड़ेगा, परसेंटेज 0.2f इस तरीके से लिखना पड़ेगा। तो ये क्या करेगा, पॉइंट के बाद सिर्फ 2 ही 0 को दिखाएगा, बाकी की 4 को नहीं दिखाएगा। अगर मैं परसेंटेज 0.1f कर दूंगा या 0.f भी इसको कर सकते हैं, तो पॉइंट का सिर्फ एक ही डिजिट को दिखाएगा। तो इसीलिए तो इनको फॉर्मेटेड इनपुट आउटपुट कहते हैं, और इसीलिए इसको फॉर्मेट स्पेसिफायर कहते हैं कि किस तरीके की वैल्यू को प्रिंट करवाएगा और किस तरीके से करवाएगा, ये हम इसके अंदर तय कर सकते हैं। अगर हम कुछ भी नहीं देंगे, जो कि हमने नहीं दिया है, सिर्फ और सिर्फ हमने परसेंटेज एफ यूज में लिया है, तो उससे क्या होगा, क्योंकि इसका रूल है कि पॉइंट के बाद 6 डेसिमल संख्याओं तक की संख्या को दिखाता है, इसलिए ये 000 दिखाएगा। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारा कौन सा ऑपरेटर, अर्थमेटिक ऑपरेटर कंप्लीट हुआ। अगर मॉडुलस ऑपरेटर हम काम में लेते, क्योंकि मैंने फ्लोटिंग वैल्यूज़ यहाँ पे ली थी इसके अंदर काम में, तो ये नहीं ले सकता। लेकिन अगर मैं एक ही वैल्यू
5 लूँ और b की वैल्यू 2 लूँ और मैं प्रिंट करवाऊँ मॉडुलस में मोड करके a%b, तो इसका जो आंसर आएगा मोड का वो आएगा 1, इसके अंदर 1 आएगा। इसमें एक चीज़ देखने की बात होती है, सेम मैं वापस रिपीट करता हूँ। मैंने लिखा a = 5 और b = 2 मैंने यहाँ पे लिखा। जब मैं a = 5 और b = 2 लिखता हूँ, फिर वैसे मैंने किया मोड, इस बार मैंने इसको उल्टा लिखा कि b मॉडुलस a, तो आंसर क्या आना चाहिए, यानी कि 2 मॉडुलस 5 हो गया ये। तो 2 मॉडुलस 5 में आंसर क्या आना चाहिए, 2 मॉडुलस 5 के अंदर जो आंसर आएगा वो 2 आएगा। अब इसमें क्या होगा, आप बोलेंगे सर कि 2 कैसे आया, क्योंकि इसका तो कोई रिमाइंडर बचता ही नहीं है, ये तो पॉइंट वाली संख्या है। क्योंकि पॉइंट वाली संख्या है और ये कैसे क्योंकि पॉइंट में आंसर आ रहा है, और ये किस पे काम करता है, मॉडुलस, वो इंटीजर के ऊपर काम करता है। और इंटीजर के ऊपर काम करता है तो यहाँ पे एक रूल हमको ध्यान रखना है कि अगर ऊपर वाली संख्या, जब हम मॉडुलस कर रहे होते हैं और अगर ऊपर वाली संख्या नीचे वाली संख्या से छोटी है, अगर ऊपर वाली संख्या नीचे वाली संख्या से छोटी है, तो इसका आंसर कितना आएगा, ऊपर वाली संख्या एज इट इज़ आएगा, यानी कि जो छोटी संख्या है वो ऐसे की ऐसे इसका आंसर होगा। तो यहाँ पे हमारी छोटी संख्या कौन है, 2 है, क्योंकि b ऊपर है और ये 2 की छोटी संख्या है, तो इसका आंसर 2 ही आएगा। अगर यही सेम चीज़ अगर दोबारा हम देखते हैं, मैं करता हूँ, अगर मैं यूज करता हूँ a = 5 और b = 2, इस बार मैं डिवीज़न को यहाँ पे काम में लेता हूँ और डिवीज़न में मैं क्या करता हूँ, b/a कर देता हूँ। अगर मैं b/a करता हूँ तो क्या होगा, ये 2/5 हो गया। अब आप बोलेंगे सर इसका आंसर कितना आएगा, 0 पॉइंट समथिंग आएगा। अगर मैं फ्लोट नहीं लेता हूँ, इनको इंटीजर डिक्लेयर करता हूँ, तो क्या होगा कि 2 में भाग देने के लिए 5 का मुझे 0 पॉइंट समथिंग आंसर आएगा। और क्योंकि इंटीजर जो होता है पॉइंट के साथ बाद की संख्याओं को नहीं दिखाता है, इसलिए इसका आंसर 0 आएगा। तो ये थोड़ा ध्यान रखने वाली चीज़ें होंगी कि अगर आप फ्लोट ले रहे हैं तो पॉइंट के बाद की संख्याएं आएंगी। अगर इंटीजर ले रहे हैं और ऊपर की संख्या छोटी है और नीचे की संख्या बड़ी है डिवीज़न के टाइम पे, तो उसका आंसर 0 आएगा। अगर मॉडुलस हम निकाल रहे हैं उसी में, तो वो ऊपर की संख्या यानी कि जो छोटी संख्या है वो ऐसे की ऐसे आएगी। अगर फिर भी आपको इस चीज़ के अंदर कोई प्रॉब्लम हो, समझ में नहीं आए, तो मैं आप मुझे कमेंट बॉक्स में छोड़ सकते हैं, मैं आपको और एक्सप्लेन कर दूँगा। अब है हमारा जो दूसरा ऑपरेटर, वो है कंडीशनल ऑपरेटर। जैसा कि मैंने पहले भी बोला था, टर्नरी टाइप का ऑपरेटर होता है। क्यों होता है हम देखते हैं। सी लैंग्वेज प्रोवाइड्स, जो कंडीशनल क्वेश्चन वाचक चिन्ह लगा रहता है, ऑपरेटर एज ए कंडीशनल ऑपरेटर। दीज आर टर्नरी ऑपरेटर्स एज दे टेक 3 ऑपरेंट्स। इसके अंदर 3 ऑपरेंट्स को काम में लेता है। कैसे लिया जाता है वो देखेंगे। पहला होता है यहाँ पे कंडीशन, इसका सिंटैक्स में। दूसरा होता है एक्सप्रेशन 1 और फिर इसके बाद होता है एक्सप्रेशन 2। तो यहाँ पे कंडीशन, एक्सप्रेशन 1 और एक्सप्रेशन, यानी कि 3 ऑपरेटर, पहला, दूसरा और तीसरा, ये 3 ऑपरेंट्स हो गए। तो जिसमें ऑपरेटर के अंदर 3 ऑपरेंट्स अगर होंगे तो क्या होगा, वो टर्नरी ऑपरेटर कहलाएगा। इसलिए इसको हम टर्नरी ऑपरेटर कहते हैं। लेकिन ये जो कंडीशन है, जो हमारे सामने सिंटैक्स लिखा हुआ है, कंडीशन, एक्सप्रेशन, ये किसकी तरह वर्क करते हैं, मैंने इफ एल्स आपको बताया नहीं, कंट्रोल स्टेटमेंट्स के अंदर बाद में आएंगे, फिर भी एक बार आप देख लीजिए। इसकी तरह वर्क करता है। इफ़ कंडीशन आएगी, अगर ये ट्रू है, सही है, यानी तो ये एक्सप्रेशन 1 एग्जीक्यूट होगा, और अगर ये सही नहीं है तो एक्सप्रेशन 2 एग्जीक्यूट होगा। तो अगर हम ये 4 लाइन जो लिखते हैं, अगर इनकी जगह हम सिर्फ ये 1 लाइन लिख के भी काम चला सकते हैं। तो या तो ये 4 लाइन लिखिए या फिर ये सिर्फ 1 लाइन लिखिए, दोनों सेम तरीके से वर्क करते हैं। इसको हम एग्जांपल से देखेंगे। द ऑपरेटर जो होता है, ये कंडीशन ऑपरेटर इस तरीके से रखता है। अगर कंडीशन जो होती है ये वाली, इज इवेलुएटेड फर्स्ट, सबसे पहले कंडीशन इवेलुएट होती है, यानी कि सबसे पहले कंडीशन एग्जीक्यूट होती है। इफ़ इट इज़ नॉन जीरो, यानी कि अगर ये ट्रू होती है, नॉन जीरो यानी कि 1, क्योंकि जो होता है इसके अंदर 0 या 1 आता है। अगर नॉन जीरो यानी कि ट्रू होती है, तो क्या होगा, देन एक्सप्रेशन 2 इज इवेलुएटेड। तो क्या होगा, एक्सप्रेशन 2, यानी कि एक्सप्रेशन 2, या फिर इसको हम बोल सकते हैं, अगर यहाँ के हिसाब से देखेंगे, एक्सप्रेशन 2 इसको बोल रहा है, इसको तो इसे बोल रहा है 2 और इसे बोल रहा है 3 यहाँ पे। तो इसको हम 2 बोल रहे हैं और इसको हम क्या बोल रहे हैं, 3 यहाँ पे यूज में ले रहे हैं। तो अगर ये कंडीशन जो ट्रू होगी तो कौन सा एक्सप्रेशन चलेगा हमारा, कंडीशन के ट्रू होने के बाद हमारा जो पहला एक्सप्रेशन था, यानी कि जो
कंडीशन के जस्ट बाद में होगा क्वेश्चन वाचक चिन्ह के, वो चलेगा। अगर ये कंडीशन फॉल्स होती तो ये डॉट वाला जो ऑपरेटर है इसके यानी कि जिसको हम बोलते हैं इसके बाद वाला ये एग्जीक्यूट होगा। It is noted to be noted that only one of the expression either 2 or 3 is evaluated, यानी कि दोनों में से सिर्फ एक ही चलेगा। Hence there is no doubt that ternary operator are alternative of if else का alternative के हम काम में ले सकते हैं। एक बार आपको वापस से एक्सप्लेन कर देता हूँ एग्जाम्पल के थ्रू। सबसे पहले हम if else के साथ इसको देखते हैं कि निकालना चाहते हैं कि अगर टोटल 60 से ज़्यादा है तो ग्रेड कितना होगा, पास होगा। अगर 60 से कम है तो ग्रेड में हम F डालना है हमको। तो इसी चीज़ को हम टर्नरी ऑपरेटर के साथ कैसे काम में लेंगे। यहाँ पे हमने लिखा टोटल ग्रेटर देन इक्वल टू, ये हमने क्वेश्चन वाचक चिन्ह यहाँ पे लगाने का ऑपरेटर लगा दिया और यहाँ पे ग्रेड P और ग्रेड F लिख दिया ऑपरेटर के साथ। अब इसमें होगा क्या, टोटल के अंदर मैंने डाला TOTAL, टोटल के अंदर मैंने डाल दिया 70। तो क्या 70 60 से ज़्यादा है तो उसका क्या होगा, यस, यानी कि इसका आउटपुट आएगा 1 आएगा। तो 1 है तो फिर P के अंदर क्या इसके अंदर ग्रेड के अंदर क्या चला जाएगा, P चला जाएगा। इसको हम यूज में ले सकते हैं। अदरवाइज़ अगर मैं लिखूँ टोटल इक्वल टू 50 होता, अगर 50 दूँ तो क्या होगा, 50 60 बड़ा है क्या, नहीं है, तो ये 0 आएगा। उस कंडीशन में क्या होगा कि ये एग्जीक्यूट नहीं होगा, ये एग्जीक्यूट होगा। तो हमें ध्यान क्या रखना है कि अगर कंडीशन, ये जो कंडीशन दी गई होती है ये वाली, अगर ये ट्रू होती है, ठीक है, तो क्या एग्जीक्यूट होगा, इसके जस्ट पास वाला स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा। और अगर ये फॉल्स होती है तो फॉल्स होने की कंडीशन में क्या होगा, ये वाला स्टेटमेंट इसका एग्जीक्यूट होगा, यानी कि जो इस ऑपरेटर के बाद वाला है वो एग्जीक्यूट होगा, सेमी यानी कि कॉलन के बाद वाला ही एग्जीक्यूट होगा, इसके पास वाला नहीं होगा। तो हमें ये ध्यान रखना है कि अगर ट्रू होती है तो जस्ट इस ऑपरेटर के पास वाला एग्जीक्यूट होगा, और अगर फॉल्स होती है तो इस ऑपरेटर के बाद वाला ही यूज में होगा एक्सप्रेशन। इसी सेम को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ग्रेड इक्वल टू टोटल ग्रेटर देन 16 P और F, यहाँ पे ऑटोमेटिक असन हो जाएगा। तो इसको सेम को हम ऐसे भी लिख सकते हैं। एक और एग्जांपल हम देख लेते हैं, इसको हम ऐसे कर सकते हैं, प्रिंट ऑफ यहाँ पे कर दें प्रिंट ऑफ पास, और ये उसी को हमने लिखा कि इफ़ टोटल इक्वल टू 60 प्रिंट ऑफ ये और ये, और यहाँ पे कंडीशन का हम क्या करते हैं, प्रिंट ऑफ %s/n टोटल 60 पास और फेल। एस क्यों काम में लिया हमने फॉर्मेट स्पेसिफायर, क्योंकि ये दोनों क्या हैं, स्ट्रिंग है, और स्ट्रिंग को प्रिंट करवाने के लिए क्या चाहिए हमको, एस चाहिए होता है, एस फॉर स्ट्रिंग चाहिए होता है, इसलिए हम इसे देते हैं। तो अगर कंडीशन ट्रू है तो इसके पास वाला होगा, कंडीशन फॉल्स है तो ये वाला एग्जीक्यूट होगा। हमें ये ध्यान रखना है कि हमेशा जब भी कंडीशन ट्रू होगी तो इस सिंबल जो होता है, जो ऑपरेटर होता है, इसके पास वाला स्टेटमेंट ही एग्जीक्यूट होगा, और फॉल्स होने की कंडीशन में ही ये वाला उसके बाद वाला स्टेटमेंट जो एक्सप्रेशन है वो एग्जीक्यूट होगा। अब बात करते हैं जो तीसरा ऑपरेटर है हमारा, इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर। समटाइम्स वी नीड टू इंक्रीज और डिक्रीज ए वेरिएबल बाई 1, किसी भी एक वेरिएबल को। वी कैन डू दैट बाय यूजिंग असाइनमेंट ऑपरेटर। फॉर एग्जांपल द स्टेटमेंट a इक्वल टू a+1 और a प्लस इक्वल टू 1 इंक्रीमेंट द वैल्यू। असाइनमेंट ऑपरेटर मैंने आपको बताया नहीं है, हम अगले लेक्चर के अंदर हम देखेंगे, तो उसके अंदर हम इस तरीके से लिख सकते हैं। इन द सेम वे स्टेटमेंट माइनस भी हम कर सकते हैं, बट जो होता है ये वाला जो ऑपरेटर होता है इसको हम क्या बोलते हैं, यूनरी ऑपरेटर कहते हैं, क्योंकि इसके अंदर हम इस तरीके से प्लस a या फिर माइनस a काम में लेते हैं, यानी कि ऑपरेंड जो होता है वो हमारा एक ही होता है। तो दीज ऑपरेटर्स आर यूनरी ऑपरेटर एज द टेक वन ऑपरेंड, क्योंकि एक ही ऑपरेंड है। द ऑपरेंड कैन बी रिटन बिफोर ऑफ आफ्टर द ऑपरेटर, बिफोर और आफ्टर दोनों ही तरफ इसको लिखा जा सकता है, पहले भी और बाद में भी लिख सकते हैं ऑपरेटर के। अगर ये जो पहले लिखा होता है तो प्रीफिक्स कहलाता है, यानी कि प्री इंक्रीमेंट कहलाता है, और अगर इसको बाद में लिखते हैं तो ये पोस्ट इंक्रीमेंट कहलाता है। अगर ये ऐसे ही माइनस पहले लिखा होता है तो प्री डिक्रीमेंट कहलाता है, और बाद में लिखा होता है तो पोस्ट डिक्रीमेंट कहलाता है। यहाँ पे माइनस है, तो ए माइनस पोस्ट डिक्रीमेंट कहलाता है। तो ये तो कौन सा है, प्रीफिक्स अगर पहले लग रहा है तो प्री है, और बाद में लग रहा है तो पोस्ट है, लेकिन दोनों का मतलब यही होता है कि अगर मैं प्लस एक्स लिखूँ या एक्स प्लस लिखूँ, दोनों का मतलब क्या होगा, x इक्वल टू x+1 ही होता है, यानी कि एक से मुझे इंक्रीमेंट करना है। ये याद रखने की बात होगी, ध्यान रखने योग्य बात है कि जो ये इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर होता है ये सिर्फ एक से ही इंक्रीज या डिक्रीज कर सकता है। अगर हम +2 +3 इस तरीके की चीज़ें हम काम में लेते हैं तो फिर वो असाइनमेंट ऑपरेटर के अंदर चला जाता है या फिर अर्थमेटिक ऑपरेटर के अंदर चला जाता है। इसलिए असाइनमेंट या अर्थमेटिक ऑपरेटर के अंदर जाता है, तो उसको हम फिर यहाँ पे इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट में काउंट नहीं कर सकते, क्योंकि हमने फिर 2 ऑपरेंड काम में ले लिए।
चाहे वो कांस्टेंट ही है, पर हमने 2 ऑपरेंड काम में ले, और जब हम 2 ऑपरेंड काम में ले लेते हैं तो वो यूनिट बाइनरी ऑपरेटर हो जाता है, जबकि जो इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर है वो एक यूनरी ऑपरेटर है। ठीक है, अब आगे देखते हैं। इफ़ प्लस प्लस और माइनस माइनस ऑपरेटर आर यूज्ड in an expression of assignment, then prefix notation and postfix notation give different values. A plus plus post increment after the result is obtained, the value of operand is incremented by, यानी कि ये पहले क्या करता है, वैल्यू को असाइन कर देता है, उसके बाद इंक्रीमेंट होता है। पोस्ट डिक्रीमेंट क्या करता है, ये पहले वैल्यू को असाइन करता है, यानी कि रिजल्ट निकाल दे देता है, उसके बाद वैल्यू को डिक्रीज़ करता है। और प्री वाला क्या करता है कि पहले इंक्रीज़ करेगा वैल्यू को, उसके बाद असाइन करेगा। सेम ऐसे ही प्री डिक्रीमेंट क्या होता है, पहले वैल्यू को 1 से डिक्रीज़ कर देगा और उसके बाद ये किसी को असाइन करेगा, किसी को वैल्यू देगा। थोड़ा आपको कन्फ्यूजन सा हो रहा होगा, हम इसको एग्जाम्पल के साथ समझेंगे तो आपको समझ में आएगा। यहाँ पर एक छोटा सा एग्जाम्पल है। इंट मैंने a इक्वल टू लिया 9 और b लिया यहाँ पे सिंपल। b को मैंने क्या किया, b इक्वल टू a प्लस प्लस मैंने यहाँ पे लिखा। तो फिर मैंने प्रिंट किया, प्रिंटर परसेंटेज डी /n a और b दोनों को प्रिंट करवाया। तो क्या आउटपुट आना चाहिए, देखो होता क्या है इसमें, कौन सा इंक्रीमेंट है, ये पोस्ट इंक्रीमेंट है। तो पोस्ट इंक्रीमेंट के अंदर क्या होगा कि पहले क्या करेगा, b को वैल्यू दे देगा। मैंने लिखा क्या है, b इक्वल टू a, तो b को वैल्यू ये असाइन कर देगा। यहाँ पे a की वैल्यू कितनी है 9, तो b कितनों को दे देगा 9। और जब यहाँ के आके प्रिंट होगा तब तक ये बढ़ चुका होगा, यहाँ पे आके जब ये प्रिंट होगा तब तक ये बढ़ चुका हो। तो a तो कितना प्रिंट हुआ 10, लेकिन b को कितना दे के आया था 9, तो ये 9 प्रिंट हुआ। अगर सेम में मैं प्री इंक्रीमेंट यूज में लेता हूँ तो क्या होगा, सेम बिल्कुल सेम एग्जाम्पल है। अब यहाँ पे क्या किया, पहले ये इंक्रीमेंट करेगा और फिर इसको देगा। तो इंक्रीमेंट करके 9 कितना हो जाएगा 10, और b को कितना दे देगा 10, और खुद कितना हो चुका है ये 10, तो दोनों 10 10 आएंगे। तो ये फ़र्क पड़ता है पोस्ट और प्री का। तो आपको थोड़ा जब इसको यूज़ करें, आपसे क्वेश्चन आए एग्जामिनेशन में, तो इसको अच्छे से प्रैक्टिस करें, और भी जो ज़्यादा से ज़्यादा इनके पोस्ट इंक्रीमेंट के इसके सवालों को सोल्व करें, तब आप थोड़ा अच्छे से समझ पाएंगे। सेम हम डिक्रीमेंट को भी देख लेते हैं, सेम एग्जांपल लेते हैं, लेकिन यहाँ पे मैंने ऑपरेटर कौन सा काम में लिया है, माइनस माइनस ऑपरेटर मैंने काम में लिया है। तो क्या करेगा ये, ए की वैल्यू को बिना माइनस के बी को दे देगा, यानी कि बी कितना हो गया मेरा 9 हो गया, और जब तक यहाँ आएगा तब तक ए की वैल्यू रिड्यूस होके 8 हो चुकी होगी। तो ए कितना प्रिंट हुआ मेरा 8, और बी कितना प्रिंट होगा 9। अगर प्री करता हूँ तो ये क्या करता कि पहले उसको डिक्रीज़ करता है एक, और फिर उसके बाद यानी कि ए 1 से डिक्रीज होकर कितना हो जाता 8 हो जाता, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, बी की वैल्यू भी 8 हो जाएगी। और जब तक यहाँ पे आएगा तब तक ये 8 तो हो ही चुका था पहले ही, तो दोनों की वैल्यू कितनी प्रिंट होगी 8 प्रिंट होगी। तो ये डिफरेंस होता है प्री इंक्रीमेंट और पोस्ट इंक्रीमेंट या प्री डिक्रीमेंट पोस्ट डिक्रीमेंट के अंदर, कि प्री जब लगता है तो प्री में क्या होता है कि पहले उस खुद की वैल्यू इंक्रीज़ या डिक्रीज़ होती है, उसके बाद वो वैल्यू को असाइन करता है, किसी और को देता है। जबकि पोस्ट में क्या होता है, पहले वो असाइन कर देता है, दूसरे को वैल्यू दे देता है, उसके बाद खुद घटता या बढ़ता है या इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट अपने अंदर करता है। तो ये हमारे तीनों ऑपरेटर्स यहाँ पे कंप्लीट हुए। बाकी के जो हमारे भी 5 ऑपरेटर्स हो रहे हैं उनको हम धीरे धीरे अगले वीडियोज़ के अंदर देखेंगे, क्योंकि एक साथ अगर लंबा वीडियो बनाते हैं तो प्रॉब्लम होती है उसमें। आप एक एक करके आराम से देखिए। अभी जो आज 3 ऑपरेटर्स जो पढ़ाए हैं, इनके अंदर कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर लिख सकते हैं। जो भी आपकी प्रॉब्लम होगी उस पर मैं वीडियो बना के फिर से दोबारा डाल दूँगा। थैंक यू।